नमस्कार दोस्तों। आज हम ट्रेंट लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो ट्रेंट एक काफ़ी फेमस कंपनी है, काफ़ी प्रख्यात कंपनी है। अपैरल रिटेलर है, टॉप अपैरल रिटेलर है इंडिया का। टाटा ग्रुप की कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.6 लाख करोड़ का है। लार्ज कैप कंपनी है, राइट। और ट्रेंट को शॉर्टलिस्ट करके पढ़ने का ऑब्जेक्टिव ये था कि एक लार्जर रिटेल सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी मिल जाएगी एक बार ट्रेंट को पढ़ ले कोई, राइट। वेदर इट इज़ ग्रोसरी, वेदर इट इज़ अपैरल्स, राइट। काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है वंस यू अंडरस्टैंड ट्रेंड एंड अ प्लेयर लाइक ट्रेंड, राइट। तो इस कंपनी को हम काफ़ी फंडामेंटली, काफ़ी इन डेप्थ एनालाइज करेंगे। एंड द वे वी विल डू इट इज़, मैं जब इसको एनालाइज कर रहा हूँ तो आई कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस विच आई नॉर्मली आस्क माई सेल्फ वेन एवर आई डू फंडामेंटल एनालिसिस, राइट। और जब उसके आंसर्स मिलते रहेंगे तो बाय द एंड ऑफ द वीडियो एक सबकॉन्शियस लेवल पे क्लैरिटी मिल जाती है कि आपको उस कंपनी में या इस कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, right? So whenever I get the company, the first question that I ask myself is whether this is a cyclical company or a secular company, right? Secular company को कुछ लोग structural company बुलाते हैं, कुछ लोग evergreen company बुलाते हैं. We will, let's say, call it structural company. So is this company a cyclical company or a structural company? इसका आंसर दो financial metrics में मिलता है, right? So the first financial metric that we need to look at to get an answer to this question is the operating profit margin, right? तो पिछले 10 साल का अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे यहाँ पे, राइट, 2% से करीबन 12% का यहाँ पे पिछले 10 साल का मैं देख रहा हूँ। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओवर ईयर फ्लक्चुएट्स अ लॉट। तो 2% से शुरू होता है, -1 पे जाता है, फिर बढ़ के 12 और बढ़ता है 17 और बढ़ता है 19, फिर गिर के 12 हो जाता है, फिर बढ़ता है 20, फिर बढ़ता है 26, गिर के 13, 10 एंड 12 पे सिकुड़ जाता है, right? The operating profit margins fluctuate a lot. At one end it's -1%, at another end it's 26%, right? तो इतना ज़्यादा serious fluctuation हो रहा है, right? किसी भी कंपनी का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतना फ्लक्चुएट करता है तो उसका मतलब ये है कि वो एक सिक्लिकल कंपनी है। देयर इज सिक्लिकलिटी इन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स दैट द कंपनी इज सेलिंग, राइट। तो ये कंपनी एक सिक्लिकल कंपनी है, ये कमोडिटी बनाती है और उस कमोडिटी का नाम स्टील है और इस कंपनी का नाम टाटा स्टील है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंपनी। इस कंपनी का अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे पिछले 10 साल का 7, 8, 9, 8, 9, 7, 8, 8, 8, काफ़ी नैरो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, राइट। ये कंपनी एक सिक्लिकल कंपनी नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल कंपनी, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फ्लक्चुएट कर ही नहीं रहा है, 789 तक ही रह रहा है, राइट। ये कंपनी स्टेपल्स एक तरह से बेचती है, ग्रोसरीज बेचती है, वेजिटेबल्स बेचती है, जिसके लिए हर वक्त डिमांड रहती है, राइट। थ्रू आउट द ईयर डिमांड रहती है, ऐसा भी नहीं कि सीजनल डिमांड रहती है। और इस कंपनी का नाम डी मार्ट है। सो डी मार्ट इज अ स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी, इट्स नॉट अ सिक्लिकल कंपनी, देयर इज नो सिक्लिकलिटी इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन दिस कंपनी राइट। अगली कंपनी लेते हैं, राइट। इस कंपनी का अगर पिछले 10 साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो 10, 8, 9, 10, 10, 12, 8, 12, 12, 10, 10। तो लोअर साइड पे इट्स 8, हायर साइड पे इट्स 12। अगेन द फ्लक्चुएशंस इज वेरी मिनिमम, राइट। इट्स 3-4 पॉइंट का फ्लक्चुएशन है, राइट। और ये कंपनी एक डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट या डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स बेचती है ये कंपनी। इसका लोअर लेवल पे जैसे मैंने देखा कि इट्स 8% एंड ऑन द टॉप साइड इट्स 12%, राइट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। एंड it sells discretionary products, and the name of this company is Titan. Titan is a structural growth company. It's not a cyclical company. The operating profit margin has no cyclicality in it, right? Last company जो एनालाइज करेंगे, 2015 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत लो था, 4%, 5, 7, 10, 9, 15। यहाँ पे आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक्सपैंड हो रहा है, गिर नहीं रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, राइट। 4% का फिर से 4% नहीं हुआ, 4% का 15 हो गया। यहाँ पे 4% हो गया बिकॉज ऑफ कोविड, सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सेप्शन, राइट। फिर इसके बाद 13 से 16 हुआ, फिर से 4% या 5% गिरा नहीं, राइट। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को डेफिनेटली इट्स नॉट अ सिक्लिकल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, बट मोर इम्पॉर्टेंटली इट्स एन एक्सपैंडिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जब एक्सपैंड होता है, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कंपनी जो है वो बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट्स या डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स बेच रही है, जिसकी वजह से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक्सपैंड हो रहा है। दूसरा एक कारण हो सकता है कि इस कंपनी में ऑपरेटिंग लेवरेज है। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब है फिक्स कॉस्ट कंपनी में ऑलरेडी है, और जैसे सेल्स आते हैं या फिर जैसे रेवेन्यूज़ आते हैं, उसी फिक्स कॉस्ट पे आपको कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसी फिक्स कॉस्ट पे आपको ज़्यादा, उसी बेस पे आपको ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा है,
राइट? तो इस कंपनी में क्या वो ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक्सपैंड हो रहा है या फिर प्रीमियमाइजेशन की वजह से expand हो रहा है? That is something which we'll see when we kind of understand the earnings growth or the drivers of earnings growth for this company, right? तो क्यों important है ये जानना कि कंपनी cyclical है या structural है? important है ये जानना क्योंकि जब आप कोई structural company या फिर structural growth company एक तरह से पढ़ते हो, right? It becomes very clear that this company, whatever it is selling in the market, it has pricing power. Right? It has some differentiation in its business model due to which people come back to this company again and again to buy the products which it is selling. Right? कुछ competitive advantage है जिसके वजह से ये कंपनी के पास pricing power है. देखने गए तो बहुत बेसिक सामान ये कंपनी बनाती है, कपड़े बनाती है. कपड़े तो आपको बहुत जगह पे मिल जाएंगे, इतने सारे दुकानें होते हैं कपड़ों की, राइट? ऑनलाइन कॉमर्स में मिल जाएंगे, बहुत जगह पे कपड़े मिल जाएंगे, राइट? उन कंपनीज को या फिर उन आउटलेट्स को अगर आप पढ़ोगे तो यू विल सी सिक्लिकलिटी इन द डिमांड ऑफ दोज आउटलेट्स, राइट? क्योंकि कपड़ा एक तरह से सीजनल प्ले होता है, राइट? बट इस कंपनी का आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पढ़ोगे तो उसमें ना कोई सिक्लिकलिटी है ना फिर सीजनैलिटी है. ऐसा क्यों है? इसलिए है क्योंकि इस कंपनी के पास कुछ मोड्स है, कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है जिसके वजह से कस्टमर्स या लोग जो है इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को बार बार खरीदते हैं, राइट? तो structural growth companies have pricing power which cyclical companies do not have, right? तो now you would ask is कि स्टील के लिए भी हर बार डिमांड होती है, मतलब स्टील तो कंस्ट्रक्शन तो हर बार चलते रहता है. वो बात अलग है कि पिछले 4 साल में स्टील के लिए कुछ ज़्यादा डिमांड हो गई क्योंकि पब्लिक केपेक्स हुआ है, राइट? गवर्नमेंट ने केपेक्स किया है, राइट? स्टील के लिए भी डिमांड हर वक्त होती है, विदाउट एनी डाउट. घरें बनते रहते हैं, पुल बनते रहते हैं, ब्रिजेस बनते रहते हैं. बट स्टील में एक और फैक्टर होता है, वो इंटरनेशनल फैक्टर होता है, राइट? क्योंकि लेट्स से टाटा स्टील प्रोड्यूस कर रहा है, JSW प्रोड्यूस कर रहा है, हर कोई प्रोड्यूस कर रहा है, बट अगर चाइना प्रोड्यूस कर रहा है और वो कंज्यूम नहीं कर पा रहा है तो फिर वो इंडिया में डंप करेगा, क्योंकि वो जब डंप करता है वो चाइना वो JSW और टाटा स्टील से सस्ते में डंप करता है, राइट? So it's important to understand that it's not just the product that everything is limited to, right? It could be the business model, it could be international geopolitics, it could be production and consumption capacities of other countries, right? So it is just not differentiation in the product, right? ये भी कंपनी कपड़े ही बनाती है, right? बहुत सारी कंपनीज कपड़े बनाती है, right? डीमार्ट तो ग्रोसरी कुछ बनाती ही नहीं, डीमार्ट तो ट्रेडर है एक तरह से, राइट? कितने सारे रिटेलर्स हैं जो एक तरह से ट्रेडेड गुड्स बेचते हैं, बट डीमार्ट का ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्ट्रक्चरल क्यों है, बाकी सबका स्ट्रक्चरल क्यों नहीं है, राइट? क्योंकि डीमार्ट के पास कुछ कंपिटिटिव एडवांटेजेस है, कुछ मोड्स है जो बाकी रिटेलर्स उनके पास नहीं है, right? So it is just not the differentiation in product that matters, it is the differentiation in business model. There are certain modes that companies have due to which they have structural growth in operating profit margin, which gives them pricing power which some of their competitors do not have, right? दूसरा metric जब आप देखोगे to kind of reinforce or validate this thing is obviously the compounded sales growth, right? तो जब भी कोई एक structural company हाथ में आती है, so the first question that you need to ask is this company giving a 25% sales growth? Yes, this company is giving a 25% sales growth. पिछले 4 quarters का sales growth 49% है, right? The next question that you ask is, if this company is giving 25% sales growth, is there stickiness in the sales growth of this company, right? क्या ये समझ में आ गया कि पिछले साल का 25% प्लस सेल्स ग्रोथ है, क्या उसके पहले का सेल्स ग्रोथ 25% प्लस का है, क्या उसके पहले का सेल्स ग्रोथ 25 प्लस है, उसके पहले का सेल्स ग्रोथ 25 प्लस का है, राइट? क्या लोग बार बार हर साल दर साल इस कंपनी के आउटलेट्स में आके, स्टोर्स में आके ये जो कंपनी बेच रही है वो खरीद रहे हैं? क्या वो रीइंफोर्स हो रहा है स्टिकीनेस ऑफ सेल्स ग्रोथ में? यस, ये बहुत अच्छी तरह से रीइंफोर्स हो रहा है स्टिकीनेस ऑफ सेल्स ग्रोथ में, और ये वैलिडेट कराता है कि ये एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी है, ना कि एक सिक्लिकल कंपनी है, राइट? तो पिछले 3 साल का अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 68% है, पिछले 5 साल का आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 36% है. उसी जगह पे इफ़ यू लुक एट दी सेल्स ग्रोथ ऑफ टाटा स्टील फॉर द लास्ट 3 years और 5 years, ये काफ़ी सिक्लिकलिटी दिखाता है. -5 है, फिर 14 बन जाता है, फिर 8 बन जाता है, फिर 4 बन जाता है, राइट? सो मच सिक्लिकलिटी इन दी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ऑफ टाटा स्टील विच यू वोंट फाइंड in Trent or DMart or for that instance Titan as well, right? The next question that we ask yourself is, ठीक है 25% सेल्स ग्रोथ है, अच्छी बात है, प्राइसिंग पावर है,
अच्छी बात है। प्राइसिंग पावर क्यों है उसके रीजंस बाद में देखेंगे, बट क्या ये कंपनी मार्केट शेयर ले रही है या मार्केट शेयर दे रही है, राइट? तो ये कंपनी मार्केट शेयर ले रही है, और ये हमें इससे पता चल रहा है कि अपैरल मार्केट जो है वो करीबन 12% कैगर से ग्रो हो रहा है, बट ये कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो 49% या 50% का ग्रोथ रेट है, जिसका मतलब ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स से मार्केट ले रही है, ना कि मार्केट दे रही है, राइट? मार्केट शेयर, मैं मार्केट शेयर की बात करूँ, मार्केट इज market share, right? So this company is taking market share from its competitor, which means that it is doing something which is a bit differentiated or more differentiated than its competitors. As simple as that, right? Now what are those differentiations, right? रिटेल कंपनीज में या फिर इस कंपनी में स्पेसिफिकली ऐसा क्या अलग है कि लोग साल दर साल इसके दुकान में या इनके दुकान में स्टोर्स में आके इनके कपड़े खरीदते हैं, राइट? जो कंपटीटर्स के यहाँ पे आपको शायद इतना नहीं दिखता है। तो इफ़ यू हैव अ लुक एट द कंपटीटर्स ओवर हियर, राइट, look at the sales growth that the competitors are clocking, right? Aditya Birla is 3%, V-Mart is 14%, Shoppers Stop is 4%, Go Fashion is 22%, and last 5 years sales growth of Trent is 36%, right? तो डिमांड ट्रेंट में क्लियर सबसे ज़्यादा दिख रही है। बाकी जो मॉडर्न ट्रेड के चैनल्स है या फिर रिटेलर्स है उनमें काफ़ी कम डिमांड दिख रही है, राइट? ये डिमांड 3 वजह से आ रही है, राइट? या फिर ये कम्पिटिटिव एडवांटेजेस जो है वो 3 है, राइट? सबसे पहला जो है वो ट्रेंड के पास एक डिस्टिंक्ट वैल्यू प्रोपोजिशन है। डिस्टिंक्ट वैल्यू प्रोपोजिशन मतलब ट्रेंड बोल रही है कि हम वैल्यू रिटेलिंग कर रहे हैं। फैशन एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली लोग एक्सपेंसिव समझते हैं या फिर महंगा समझते हैं। हम फैशन आपको 999 रुपीज़ के नीचे देंगे, राइट? 1000 रुपये के नीचे का जो भी फैशन है कपड़ों में वो हम एक तरह से बना के, और ट्रेंडी एकदम क्वालिटी अच्छी रहेगी, कोई क्वालिटी में गिरावट नहीं रहेगी, राइट? सो we are in value kind of retailing, fast fashion, right? Mass fashion is something which trend says is its differentiation from its competitors, right? तो अभी जो competitors है, they saw Trend what it is doing, the profitability, the scalability which Trend has, and obviously everyone is trying to get into this mass fashion or fast fashion का market. तो ये जो भी competition आपको दिख रहा है, Intune by Shoppers Stop, Yousta by Reliance, Style Up by Aditya Birla, Primark, Shein, right? ये सब companies धीरे धीरे एक तरह से are getting into this fast fashion. But Trent was the first company with its distinct value proposition of mass fashion or fast fashion, which got into this space and took market share at a pace like nobody else is doing, right? Sales growth अगर आप देखोगे 12% का sales growth इंडस्ट्री का है, तो एक तरह से आदित्य बिरला तो मार्केट शेयर लूज आउट कर रहा है। वी मार्ट ऑलमोस्ट 12-14 तक ही रह रहा है। शॉपर स्टॉप इज लूजिंग आउट ऑन मार्केट शेयर। गो फैशन इज ऑब्वियसली मोर, बट इफ यू लुक एट द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ गो फैशन इट्स 5000 करोड़, तो ट्रेंड के सामने तो इनसिग्निफिकेंट है। तो अगर ये सब लोग मार्केट शेयर अपना लूज आउट कर रहे हैं, तो मार्केट शेयर गेन कौन कर रहा है? वो मार्केट शेयर गेन कर रहा है ट्रेंड एट 36% ईयर ऑन ईयर, राइट? सो वन इज कोर वैल्यू प्रोपोजिशन विच इज फास्ट फैशन। वैल्यू सस्ते में हम देंगे, राइट? सस्ते में अच्छे से अच्छा एक तरह से कपड़ा देंगे लोगों को, राइट? द सेकेंड थिंग इज ट्रेंड हैज़ अ वेरी रोबस्ट सप्लाई चेन विच गेट्स रिफ्लेक्टेड इन इट्स इन्वेंट्री टर्नओवर, राइट? अगर आप इन्वेंट्री टर्नओवर देखोगे ट्रेंड का, इट्स इंडस्ट्री लीडिंग, इट्स ऑलमोस्ट डबल देन व्हाट अदर्स आर क्लॉकिंग। आदित्य बिरला इज 3.5, द नेक्स्ट कंपनी वी मार्ट इज 3.75, शॉपर स्टॉप इज 3.25, फैशन इज 4 एंड ट्रेंड इज 7.2, राइट? एक रोबस्ट सप्लाई चेन का महत्व क्या होता है और क्यों होता है, राइट? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ रोबस्ट सप्लाई चेन? इतना बड़ा डिफ्रेंसिएशन क्यों है ये, राइट? क्योंकि जब आप एक रिटेलर हो तो आपको इन्वेंट्री स्टैक करनी होती है। आप आपकी दुकान में इन्वेंट्री लगाते हो, आप चाहते हैं कि वो इन्वेंट्री फटाफट बिके, लोग आके उसको खरीदें। बट जब लोग आकर खरीदते नहीं हैं उस इन्वेंट्री को, तो ये मान सकते हैं कि आपको सही समझ नहीं थी डिमांड की कि लोगों को क्या चाहिए और कितना चाहिए, बट आपने इन्वेंट्री वहाँ पे स्टैक कर दी। अब उस इन्वेंट्री का क्या होगा? लोग खरीद नहीं रहे हैं, उस इन्वेंट्री को आप डिस्काउंट पे बेचोगे। जब आप उसको डिस्काउंट पे बेचते हो तो आपकी जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है बिजनेस की वो कम हो जाती है, आपका ROE ठुक जाता है। आपके जो इक्विटी इन्वेस्टर्स, जब ROE ठुक जाता है तो वो उनके पैसे का नुकसान हो जाता है। फिर आप जो कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है, क्रेडिबिलिटी है अपनी, वो लूज आउट करते हैं। ऊपर से आपके जो फाइनेंशियल्स है वो कमज़ोर हो जाते हैं, राइट? तो इसलिए इन्वेंट्री टर्नओवर
जो है it is a kind of a proxy to how robust or how integrated the supply chain of a retailer is, right? और ये जो आप देख रहे हो 7.2 का, दिस इज इंडस्ट्री लीडिंग इन्वेंट्री टर्नओवर, राइट? दूसरा तीसरी चीज़, सो वन इज योर वैल्यू फैशन और फास्ट फैशन, राइट? फास्ट फैशन. Second is inventory turnover. The third thing is revenue per square feet. Revenue per square feet is nothing but how efficiently you are using the assets of your company to generate sales, right? तो retailers का सबसे बड़ा asset क्या होता है? दुकानें होती है, stores होते हैं. तो आप store को किस तरह efficiently use करके ज़्यादा से ज़्यादा revenues कमा रहे हो उस store से, right? फिर matter करता है कि आप store किस city में खोल रहे हो, कौन से पिन कोड में खोल रहे हो, कितने footfalls आ रहे हैं, राइट? कितना BTL कर रहे हो, किस तरह की एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, प्राइसिंग किस तरह की रख रहे हो, राइट? आपका फ्रेंचाइजी मॉडल है या कंपनी मॉडल है, राइट? ये सारी चीज़ें एक तरह से ट्रिकल डाउन होकर आपका रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट, अगेन ट्रेंड का जो रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट है इंडस्ट्री लीडिंग है. आदित्य बिरला इज 12,000, वी मार्ट इज 10, शॉपर स्टॉप इज 12,000, गो फैशन इज 16,000 एंड ट्रेंड इज 17,500, राइट? इन अदर वर्ड्स, ट्रेंड बहुत एफिशिएंटली अपने एसेट्स को सेल्स में कन्वर्ट कर पा रहा है या अपने एसेट्स को इस्तेमाल करके सेल्स जनरेट कर पा रहा है, right? So there are three advantages which Trent has. One, fast fashion, value fashion, core competitive advantage. Second is inventory turnover, which represents the supply chain of the company. And third is a high revenue per square feet, which explains the efficiency in which the company is churning sales out of the assets that are given to the company or the assets that the company has, right? तो हमने बात कर ली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, राइट? सेकंड, हमने वी टच्ड अपॉन सेल्स ग्रोथ, किस तरह 25% सेल्स ग्रोथ, स्टिकीनेस इन सेल्स ग्रोथ इंपॉर्टेंट है. और तीसरा हमने डिस्कस किया कि ये सेल्स ग्रोथ जो आ रहा है, बार बार कस्टमर्स जाके इनकी दुकानों से कपड़े खरीद रहे हैं, वो क्यों खरीद रहे हैं, इनका क्या मोट है, क्या कंपेटिटिव एडवांटेज है, राइट? तो ये हो गई पास्ट की या फिर प्रेजेंट की बात है. अभी तक जो ये आपने प्रॉफिट ग्रोथ देखा है 128%, उसका एक्सप्लेनेशन है. पिछले 3 साल में 101% का ग्रोथ देखा है, उसका एक्सप्लेनेशन है. बट व्हाट अबाउट द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ सेल्स इन द नेक्स्ट 3 to 4 years? क्या ये फिर से 25%, 30% क्लॉक करेगी या उससे ज़्यादा क्लॉक करेगी? ऑब्वियसली ज़्यादा ही क्लॉक कर रही है. सो व्हाट इज़ द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी इन द नेक्स्ट 3 to 4 years, राइट? So at a broad level, at a top level, there are 8 to 10 drivers of earnings growth, right? There are 8 to 10 drivers of earnings growth. So the first driver of earnings growth is volume growth. जो आप सामान बेच रहे हो या फिर मैन्युफैक्चर कर रहे हो, वो can you sell more units of it, right? तो रिटेल कंपनीज में द लीडिंग इंडिकेटर ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ इज स्टोर एक्सपेंशन. तो अगर स्टोर्स एक्सपैंड हो रहे तो ये समझ में आता है कि जो ये सामान बेच रही है कंपनी, वो ज़्यादा बेचेगी फ्यूचर में जाके, राइट? तो ट्रेंड के 4 मेजर बिजनेसेस है, वेस्ट साइड, जूडियो, स्टार एंड ज़ारा, राइट? एंड दीज बिजनेसेस आर in a different, all of them are in different stages of growth, right? तो Westside जो है वो एक mature business है. The contribution of sales to Westside is around 39%. इसका current store count 228 है. तो total stores that Trent has is around 750 odd stores, right? पिछले 5 साल का स्टोर ग्रोथ 9% है, जो कि काफ़ी कमज़ोर है. एंड अगले 3 साल का जो स्टोर ग्रोथ है वो 5% है, राइट? तो बेसिकली जो आपका वॉल्यूम ग्रोथ है वो वेस्ट साइड से नहीं आएगा, क्योंकि वेस्ट साइड इतना एग्रेसिवली एक्सपैंड नहीं कर रहा है अपना स्टोर काउंट, राइट? दूसरी कंपनी है जूडियो, विच इज़ इन अ ग्रोथ स्टेज. 55% कॉन्ट्रीब्यूशन है टॉप लाइन को. करंट स्टोर काउंट इज़ 529, मतलब सबसे ज़्यादा जो मेन बिजनेस है फिलहाल ट्रेंड का, वो जूडियो में है. पिछले 5 साल का जो स्टोर काउंट का ग्रोथ है वो 53% है, और अगले 3 साल का जो होगा वो 29% है. तो वॉल्यूम ग्रोथ है जूडियो से आएगा एक तरह से, राइट? थर्ड कंपनी इज स्टार बाजार, ग्रोसरी कंपनी है, राइट? करीबन 5% कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स है, राइट? नेगेटिव प्रॉफिटेबिलिटी है इस कंपनी की, टर्न अराउंड हो रही है, राइट? पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ उसका 8% का है, अगले 3 साल का ग्रोथ 30% का है, राइट? तो सेकेंड ग्रोथ ड्राइवर इन वॉल्यूम ग्रोथ इज स्टार बाजार, राइट? ज़ारा जो है वो 4th कंपनी है, काफ़ी एक तरह से स्टेज ऑफ ग्रोथ इसका एक बहुत धीमा सा कैलिब्रेटेड काइंड ऑफ एक्सपेंशन कर रही है. कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स इज 1%, विच इज़ इनसिग्निफिकेंट. करंट स्टोर काउंट इज 23.
पिछले 5 साल में करीबन 1% से इनका स्टोर काउंट बढ़ा है, बट अगले 3 सालों में 10% से स्टोर काउंट बढ़ेगा. बट ज़ारा इज़ नॉट वॉल्यूम ग्रोथ, ज़ारा इज़ वैल्यू ग्रोथ. ज़ारा जो आइटम्स बेचते हैं ज़ारा के स्टोर में वो थोड़े प्रीमियम आइटम्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको वैल्यू ग्रोथ मिलेगा, न कि वॉल्यूम ग्रोथ. Right, so the triggers for volume growth are coming from Zudio and Star, and the trigger for value growth is coming from Zara. Right, दो चीज़ें हो गई. What is the third trigger for earnings growth? Third trigger for earnings growth is operating leverage. Right, तो जिस तरह हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के केपेक्स देखते हैं, तो लेट्स से आप गाइडेंस में सुनोगे बहुत सारे जो कंपनीज होते हैं उनके प्रमोटर्स कहते हैं कि हमने 500 करोड़ का केपेक्स किया क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थी पुराने केपेक्स की वो 90% रीच आउट हो गई. तो यूटिलाइजेशन हमारा 90% हो गया, तो इसलिए हमने 500 करोड़ का नया केपेक्स किया. राइट, तो रिटेलर्स में भी यूटिलाइजेशन का फंडा होता है. राइट, तो मच्योर स्टोर्स जो है, द एज ऑफ मच्योर स्टोर्स इज मोर देन 2 years. इसमें कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसमें कितनी कैपेसिटीज़ यूटिलाइज हो चुकी है. तो अगर वेस्ट साइड का अगर आप देखो तो 82% है. तो एक तरह से वेस्ट साइड इज़ अ मच्योर बिजनेस एंड ऑपरेटिंग लेवरेज इसमें काफ़ी लिमिटेड है. बट जूडियो जो है वो 43% है, मतलब इसका 90-95% यूटिलाइजेशन होने के लिए थोड़ा वक्त है. और दूसरा जूडियो 529 से करीबन 2000 स्टोर्स, इट वांट्स टू गो टू 2000 स्टोर्स. तो एक तरह से जूडियो ग्रोथ भी दे रहा है और दूसरा जो है ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो भी जूडियो से एक तरह से आएगा. राइट, सो द थर्ड ग्रोथ ड्राइवर इज ऑपरेटिंग लेवरेज, विच आई थिंक इज जूडियो इज द टॉर्च बेरर ऑफ दिस अर्निंग्स ग्रोथ. राइट, द नेक्स्ट वन इज कंपनी की कोई सब्सिडरी या फिर बिजनेस टर्न अराउंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब कोई टर्न अराउंड होता है, कोई बिजनेस टर्न अराउंड होता है, तो उसके ऑपरेटिंग मार्जिन्स काफ़ी इंप्रूव होते हैं और ऑब्वियसली सेल्स तो इंप्रूव होता ही होता है. राइट, सो स्टार इज समथिंग विच इज़ टर्निंग अराउंड राइट नाउ. तो स्टार ग्रोसरी में है. राइट, डीमार्ट का एक तरह से छोटा भाई समझ लीजिए इसको. राइट, तो स्टार जिस सेक्टर में ऑपरेट करता है ग्रोसरी, वो एक बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेक्टर है. 80% ऑफ द मार्केट शेयर इज टेकन बाय किराना प्लेयर्स. उसके बाद कुछ मार्केट शेयर आपके मॉडर्न रिटेल कंपनीज जैसे स्टार और रिलायंस और डीमार्ट जैसे कंपनीज लेते. बहुत इनसिग्निफिकेंट या बहुत छोटा अमाउंट आपका ऑनलाइन कॉमर्स का है और बहुत रिसेंटली क्विक कॉमर्स ने कुछ मार्केट शेयर लिया है. तो एक बहुत कट थ्रोट कम्पिटिटिव स्पेस में है स्टार. दूसरा, आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स ग्रोसरी में 15% 17% होते हैं, एज अपोज टू अपैरल्स में जिसमें करीबन 45-50% तक जाता है. राइट, तो अगर आगे जाके स्टार becomes the number one kind of growth driver for Trent, which is definitely not in the next 2 to 3 years, but beyond 3 years, तब हमें देखना पड़ेगा कि what would be the profitability of the company. क्योंकि अगर आपके gross profit margins 45 से 15 हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 9 या 10% रहेंगे. जैसे आपने डीमार्ट पे देखा करीबन 789 का नंबर दे रहा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का. राइट, सिमिलरली स्टार भी 789 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देगा. 7%, 8%, 9% उसकी बात कर रहा हूँ मैं. राइट, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर 8% है तो फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन लोअर सिंगल डिजिट्स में रहेगा, 1% या 2% का रहेगा. इसलिए स्केलेबिलिटी विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टार एज इट गोज अहेड. सो स्टार हैज़ बीन in existence for the last 10 years, but as a business it will have to prove itself on scalability as well as profitability. Right, so that is something which we need to see. Right, तो कहीं ना कहीं एक टर्न अराउंड हो रहा है यहाँ पे. बाकी कोई मुझे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर दिखा नहीं. राइट, डेट कुछ ऐसा ड्रास्टिकली कंपनी कम नहीं कर रही है जिसकी वजह से P&L इंप्रूव होने वाला है. कोई मर्जर्स एंड एक्विजिशंस नहीं हुए, कोई इंटरनेशनल एक्सपेंशन या एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहे, एक्सेप्ट कंपनी ने एक जूडियो का स्टोर दुबई में डाला है. राइट, कोई चेंज इन मैनेजमेंट या प्रमोटर चेंज भी नहीं हो रहा है. इट इज़ गोइंग टू बी द सेम टाटा ग्रुप कंपनी विच इट वाज फॉर द लास्ट 15-20 odd years. दैट इज़ हाउ इट्स गोइंग टू कंटिन्यू. राइट, तो एक चीज़ है न्यू इनिशिएटिव्स जो है कंपनी वो उनके ऊपर काम कर रही है. जैसे ये 3 इनिशिएटिव्स के मैंने नाम लिखे. तो मिसबू इज़ बेसिकली योर पर्सनल केयर, उसके आउटलेट्स आपको दिखेंगे. राइट, सैमो जो है वो वेदांत फैशन की टेरिटरी में घुस रहा है, एथनिक काइंड ऑफ ओकेशंस के लिए कपड़े बना रहा है. उत्साह एंड मैस जो है वो नायका की टेरिटरी में घुस रहा है, वो इनरवेयर लॉन्जरी वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा है या फिर बेचने की कोशिश कर रहा है. बट दैट इज़ समथिंग विच विल हैपन ओनली इन द फ्यूचर. अभी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स ग्रोथ के लिए ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट है. राइट, तो तीन से चार ड्राइवर्स है सेल्स ग्रोथ के. एक तो आपका वॉल्यूम ग्रोथ है विच वुड बी लेड बाय जूडियो एंड स्टार. दूसरा
जो है वो ऑपरेटिंग लेवरेज है विच वुड बी स्पेसिफिकली लेड बाय ज़ूडियो, एंड तीसरा जो है टर्न अराउंड सब्सिडरी और टर्न अराउंड बिजनेस विच इज स्टार, जिसकी वजह से आपको you'll get higher sales growth and higher operating margins as they go ahead. तो ये तीन predominant drivers दिखे मुझे इस business में, right? Now the next question that we ask is how does it benefit the business, right? Return on capital employed या return on equity, how does it benefit the business as well as the investor? तो return on capital employed is nothing but अगर business अगर management 100 रुपये अपने business में डाल रहा है तो उसका profitability क्या है, राइट? तो अगर पिछले 5 साल का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे तो 13% है, पिछले 3 साल का देखोगे तो 15% है, पिछले 1 साल का देखोगे तो 24% है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ते जा रहा है साल दर साल, राइट? तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट अगर कंपनी 100 रुपये अपने मैनेजमेंट अगर 100 रुपये अपने बिजनेस में लगाता है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है पिछले 1 साल की 24% है। रिटर्न ऑन इक्विटीज़, अगर कोई इक्विटी इन्वेस्टर 100 रुपीज़ बिजनेस में लगाता है तो पिछले साल का उसका प्रॉफिट्स या रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 27% है, राइट? तो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों इम्प्रूव कर रहे हैं साल दर साल, राइट? But what would happen in the next 2 to 3 years? Is there predictability that the ROE and ROC would improve in the next 2 to 3 years, right? उसका आंसर यहाँ पे, right? Return on capital employed for Westside is 43 and Zudio is 66%, right? तो आगे जाके जब Zudio would be a bigger player, now it is contributing, let's say 55% to the top line. In the next 2 to 3 years, it's going to contribute around 75% to the top line. So Zudio is a high ROC business as compared to Westside, right? So आपका जो ROC है, it will go up. It will be 40%, 42% in the next 3 years, right? क्योंकि return on capital एम्प्लॉयड ज़ूडियो में ज़्यादा है क्योंकि आप रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट जो हमने कंपैरिजन दूसरे कंपटीटर्स के साथ किया है वही कंपैरिजन हम वेस्ट साइड और ज़ूडियो में कर रहे हैं। इट्स 20,000, राइट? वेस्ट साइड का 15,000 है, राइट? इन्वेंट्री टर्न्स जो ज़ूडियो के हैं 9 है जबकि वेस्ट साइड के 6 है, राइट? 9 क्यों है? क्योंकि फटाफट इन्वेंट्री टर्न होती है, ट्रेंडी फैशन है। ट्रेंडी जो भी वैल्यू प्लेयर है, एक तो 999 के नीचे बेच रहा है अपने कपड़े और बहुत अच्छे से कंज्यूमर इंसाइटिंग करके वही कपड़े अपने शेल्स पे लगा रहा है जो एक तरह से कस्टमर्स को चाहिए और वो फटाफट एक तरह से कपड़े बिक रहे हैं, राइट? विच इज़ नॉट द केस इन वेस्ट साइड। वेस्ट साइड इज़ नॉट अ वैल्यू प्लेयर। वेस्ट साइड में आपको महंगे कपड़े भी दिखेंगे, राइट? तो if the inventory turnover is better and revenue per square feet is better, then obviously the ROC for Zudio would be better than Westside. And the fact that Zudio would become a bigger business in the coming years, the ROC of Trent will improve in the coming years. तो जो 24-25% का ROC दिख रहा है वो आपको 40 टच करते हुए दिखेगा in the next 2 to 3 years. That's why the valuations which Trent is commanding are higher than सम ऑफ इट्स पियर्स। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने ऊपर का जो टेबल लगाया है वी मार्ट और आदित्य बिरला, उसमें मैंने पी नहीं लिखा क्योंकि मैं उन कंपनीज़ के साथ ट्रेंड को सिर्फ ऑपरेशनल मेट्रिक्स पे कंपेयर कर रहा था, इन्वेस्टिंग मेट्रिक्स पे कंपेयर नहीं कर रहा था क्योंकि वो इनकम्पेरेबल है। ट्रेंड एक अलग लीग में है। ट्रेंड को अगर कंपेयर करना है तो हमें टाइटन और डी मार्ट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट कैप इन कंपनीज़ का थोड़ा सिमिलर है, राइट? और अगर आप EPS ग्रोथ देखोगे पिछले साल का, ये कंपनीज सारे जो 3 कंपनीज हैं इनके पास एक कंपिटिटिव एडवांटेज है। अगर आप अर्निंग्स पर ग्रोथ देखोगे पिछले 5 साल का तो टाइटन इज़ 20%, डी मार्ट इज़ 23%, बट ट्रेंट इज़ 57%। ROC ट्रेंट का पिछले 5 साल का 13% है बट इम्प्रूव हो रहा है, बट दी अदर 2 कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल ऑन ROC। बट P अगर आप देखोगे ट्रेंट का जो है डबल एज कम्पेयर टू डी मार्ट एंड टाइटन। द रीज़न वाई इट्स डबल एज कम्पेयर टू डी मार्ट एंड टाइटन इज़ बिकॉज the projected ROC for Trent for the next 3 years is 40 plus, right? Which is not the case in Titan as well as D-Mart, right? और एक और चीज़ जो important है ट्रेंट की, ट्रेंट का जो P जो है वो कभी 150 के नीचे रहा नहीं है। तो ट्रेंट ऑलवेज हैज़ बीन अ हाई ग्रोथ कंपनी, राइट? ट्रेंट का अगर आप स्टॉक प्राइस भी देखोगे, पिछले 3 साल का स्टॉक प्राइस है 1000 से 7000 गया है पिछले 3 साल में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस, राइट? अभी थोड़ा कुछ फ्लैटिश चल रहा है, बट इफ़ यू लुक एट द P ऑफ ट्रेंट, राइट? अगर मैं थोड़ा लार्जर एक पिक्चर पे दिखा दूँ, राइट? द P नेवर गोज बीनीथ 100 और 150, राइट? पिछले 3 सालों में तो 150 ही रहा है प्रिडोमिनेंटली। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसका P हर वक्त एलिवेटेड रहा है और ये एक हाई ग्रोथ कंपनी रही है। इट हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट कंपाउंडर एंड इट हैज़ मेड टेरिफिक रिटर्न्स फॉर इट्स इन्वेस्टर्स, राइट? तो
So this was a brief about Trent. I hope you liked this analysis. If you have, please like and share it, and please follow this channel for more such videos.